तो 11th क्लास की जो हमारी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की हमारी पहली बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। उसका पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस को एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। 10th तक हमने सोशल साइंस के पार्ट में उसमें पढ़ा है उसको। यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ेंगे। एंड साथ ही 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स हैं हमारी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। जो 11th क्लास के स्टूडेंट इसको अपना नॉर्मल देख रहे हैं पढ़ाई के तौर पर, ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल है। एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो CUET के लिए एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी UG अंडर ग्रेजुएट के लिए एंट्रेंस देंगे, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करा है, देन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा इन डेप्थ कवर करेंगे एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें होंगी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे कवर करके चलेंगे। एंड साथ ही जो 11th क्लास का स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहला जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि भैया ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अरे ये मेरे से पेन, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अगर मेरे से सिंपली अगर मेरे को बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो मैं कहूँगा कि सिस्टमेटिक स्टडी है। इस चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। ये है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आइडियोलॉजीज़ जैसे लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, अनार्किज्म, ये सब चीज़ें आ जाती है। एंड साथ ही डेमोक्रेसी, ये सब कवर होगा इसके अंदर, राइट, सिटीजनशिप, जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पॉलिटिकल आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, वो सब पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। ओके। अब यहाँ पर एक ये पिलर दिख रहा है, उस पर चार ये दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक अब इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, ये 4 पिलर तो है नहीं, बट यहाँ से ये दिखा मेरे को, ये पिक्चर तो मेरे को याद आया। एंड ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि दे दी जाते हैं ऑप्शन एंड पूछा जाता है कि इनमें से ऑड को निकाल दो। देन वो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं हमारा, चलो इसको लेके चलते हैं। एक है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। देन एक है एग्जीक्यूटिव, विधायिका, कार्यपालिका, एंड यहाँ पे जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका। एंड फोर्थ वन इज मीडिया, ठीक है, मीडिया। तो ये 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ये मैंने आपको बता दिया, 4 पिलर डेमोक्रेसी क्या बता दिया। क्वेश्चन 2 मार्क्स का 11th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है, कई बार पूछने को पूछा जाता है, सिंपल सा बनता है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। दैन आंसर आप ये भी कर सकते हो, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, एंड देन एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ होगा। बट अगर एक डेफिनेशन चाहिए आपको, थोड़ा सी पेन टैबलेट से मेरे को है ना इतना फेमिलियर नहीं हूँ मैं इसका यूज़ करने में, बट मैं थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पावर इज़ यूज्ड and how societies are governed. It examines the ideas that shape political system and how people participate in politics. तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन है। ये कुछ नोट्स वगैरह मैं आपको बना के शायद एक लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, ठीक है। बट आप वीडियो को आराम से देखें एंड पेन पेपर लेके बैठें, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करें। ओके। देन अब यहाँ पर बात हो रही है एक बंदे की, सोक्रेटिस, जिसे हिंदी में सुकरात बोला जाता है। ये आ रहा है हु सोक्रेटिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर है, ठीक है, यूनानी दार्शनिक है, एथेंस ग्रीस का एक पार्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड हैं ये। एंड ये भाई साहब टीचर थे प्लेटो के, ठीक है। एंड इनको बोला जाता है सोक्रेटिस को द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। तो बड़ा नाम है, ठीक है। एंड फिलोसफी, पॉलिटिकल थॉट, द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो कौन है हमारे पाश्चात्य दर्शन के पिता या जनक, सुकरात, सोक्रेटिस। ओके। 470 या 69 BC में इनका बर्थ हुआ था, फिक्स डेट नहीं है इनकी कोई, एथेंस के अंदर ही। एंड इन भाई साहब ने क्या करा था, जो वहाँ का यूथ था ना,
उसको कहा कि भाई रैशनल थिंकिंग पे ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन करो, कुछ भी आंख बंद करके भरोसा मत करो जो अथॉरिटीज़ आपको बोल रही है, ठीक है, क्वेश्चन करो, तर्क करो, ठीक है। जस्टिस की बात करते थे यहाँ पे सोक्रेटिस, तो लोगों को क्वेश्चन करना सिखाते थे, अपने राइट्स के बारे में अवेयर करते थे कि आप ऐसे भी आंख बंद करके कुछ भी मत सुनो अथॉरिटीज़ की, उनसे क्वेश्चन करो, ये जो आप बोल रहे हो मेरे लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये बताओ। तो इस तरीके के सवाल पूछने पे लोगों को वहाँ पे लाइक इनक्रेज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इनसे। तो इन पे आरोप लगाया कि आप भाई युवाओं को बरगला रहे हो, ठीक है, आप उन्हें मिसगाइड कर रहे हो, ठीक है, आप रेवोल्यूशन कर सकते हो, ऐसा कुछ करके इनको वहाँ पे पहले क्रिटिसाइज़ किया गया, काफ़ी रोकने की कोशिश की, भाई नहीं माने, फिर एट द एंड इनको पकड़ के पेश किया गया वहाँ पे, अपने ट्रायल चला इनके ऊपर, देन इनको जहर पिला के पॉइजन दे के मार दिया गया, ठीक है, सोक्रेटिस को। तो ये थे सुकरा सोक्रेटिस। चलो अब मेन चैप्टर हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमें जो जो इम्पोर्टेंट देखने को मिला पहले पेज पे वो हमने कवर कर लिया। एंड मेरे लिए कोई सजेशन हो तो बता देना, ठीक है, एंड वीडियो कैसी लग रही है वो मेरे को कमेंट में बता देना। कुछ लगे कि मेरे से मिस हो गया देन वो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तब भी, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। एक सेकंड, मैं ये माउस का यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट उस पर जाने के लिए। अब जहाँ मेरे को पेन टैबलेट की नीड होगी देन वहाँ पे लिखने के लिए यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं माउस का ही यूज़ कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, जिससे मैं जल्दी जल्दी कवर कर पाऊँ। तो पहले तो है ना इस बॉक्स पे ही करते हैं, लेट्स व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हो कि पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिशियन से जोड़ देते हैं, बहुत सारे इसको गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज से, गवर्नेंस से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो एक मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आप जब भी लिखा गया लेट्स डिबेट, ठीक है, तो वो इसको क्लासरूम में आप अपने टीचर के साथ एग्जीक्यूट करें, अगर 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं। देन अगर में पॉलिटिक्स की बात हो तो एक बुक है द पॉलिटिक्स, ठीक है, या सिर्फ पॉलिटिक्स एक किताब है, और वो किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने लिखी है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा था इसको, ठीक है। एंड एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरे यार पेन टैबलेट का पंगा ही है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, ये भी ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, एंड ये प्लेटो के स्टूडेंट थे। जैसे सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर एंड एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो, ओके। अब इसके अंदर जो यूनिक चीज़ है, लाइक जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने बात करा है कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। अब भाई जो इंसान है ना वो यूनिक कैसे है, दो चीज़ों में यूनिक है। एक तो वो सोच सकता है, ठीक है, सोच सकता है, थिंक कर सकता है, एंड सेकंड उसके पास लैंग्वेज है अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करता है वो सोच के अपने ब्रेन से। एंड एक आइडिया तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, देन उन आइडियाज़ के बीच में लाइक फाइट करेंगे वो, ठीक है, एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा आइडियाज़ में, थॉट प्रोसेस में, एंड उस कन्फ्लिक्ट से फिर वहाँ पे थ्योरीज एंड फैक्ट्स जन्म लेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी के रूट्स इसी में, ह्यूमन बिहेवियर जो है, जो उसके ये दो यूनिक रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग एंड लैंग्वेज एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, एक द पोजेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, ठीक है, उसे मतलब बोल कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे कैपेसिटी उसकी। तो यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत होती है, ये रूट है उसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ देखा गया है बहुत बार, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि किस लिए। तो भाई बोल सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है, एंड साथ ही सोशल जस्टिस के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्ट करने के लिए टेरिटरीज़ को, वो सब यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड गवर्नेंस तो है ही फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए हमें चाहिए गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये है, एंड इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव
ये यहाँ पे ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम। तो भैया ज़रूरी क्यों है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना? ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लेटो को कोट करना चाहूँगा। प्लेटो ने कहा था, वन ऑफ द पेनल्टीज ऑफ रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बीइंग गवर्नड बाय योर इन्फीरियर्स। प्लेटो ने कही थी ये बात कि अगर आप राजनीति से दूर रहोगे ना, तो उसका सबसे बड़ा दंड जो आप झेलोगे वो ये होगा कि जो आपसे कमतर लोग हैं, जिनका आईक्यू कम है, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, वो आपके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे एंड उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। अब कल को कोई सरकार आए और वो कह दे कि भाई आज रात से आटा बंद कर रहे हैं हम देश में, ठीक है, या लाइक कोई भी ऐसी उल जुलूल पॉलिसी बना दे, अगले दिन हम सब परेशान हो जाएंगे ना। लाइनों में लगना पड़ सकता है गलत फैसलों की वजह से, टाइम की बर्बादी होगी, रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। और अच्छी गवर्नमेंट आए दैन वो वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज़ हैं, रियल इश्यूज़ हैं, उन पे फोकस करके उनको रिजॉल्व करने का काम करेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा है। एंड वहीं पे हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का रोल प्ले होता है। रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना, क्वेश्चन करना, फैक्ट्स पर बात करना, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। तो सोक्रेटिस भी अपने टाइम पे ये कर रहा था और उसको जहर देकर मार दिया गया था। ओके, आज की डेट में कोई ऐसा करता है देन उसके पीछे ही बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज। अब भाई पॉलिटिक्स क्या है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे एक आया है कि इफ वी सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज में भी फॉल्स प्रोमिस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई पॉलिटिक्स तो गंदी चीज़ है, स्कैम है। ठीक है, जो ये पॉलिटिशियंस करते हैं। एंड यहाँ पे डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, ये जो वर्ड आया है ना डिफेक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिफेक्शन हिंदी में बोला जाता है इसको दल बदल। अब मैं बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा, अब जो बीजेपी को वोट करने वाले लोग थे उन्होंने मुझे वोट करा, उस आइडियोलॉजी के लोगों ने। और फिर मैं क्या करता हूँ कि बीजेपी छोड़ के जाके कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं तो एक तरीके से मेरे वोटर्स के साथ चीटिंग करी ना। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बाद में भी हम पढ़ेंगे इसको, आएगा ये। ठीक है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को पढ़ेंगे, इलेक्शंस वाले चैप्टर में आएंगे, देन हम इसको पढ़ेंगे। बट फिलहाल मैं से यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कब किया गया भाई? 1985। ठीक है, इसको रोका गया दल बदल को। एक कहावत चलती है, आया राम गया राम। 12th क्लास के अंदर इसको इन डेप्थ हम देखेंगे। ठीक है, तो एक नेता हुआ करते थे, हरियाणा से थे वो। तो उन भाई साहब ने क्या करा कि एक ही दिन में शायद 3 या 4 बार पार्टी बदल डाली। यूनाइटेड फ्रंट, कांग्रेस, फिर किसी लेफ्ट पार्टी, फिर कांग्रेस, ऐसा करके उन्होंने दिन में 3 4 बार पार्टी बदल दी। उनके चलते आया राम गया राम टर्म फेमस होती है। 52nd है भाई। ठीक है, इसको कोई 62 ना समझे, ये है 52nd अमेंडमेंट। एंड इसको फर्दर स्ट्रेंथन करा गया 91st अमेंडमेंट। ये आया था 2003 में, 2003 में। ठीक है, एक बार मैं फिर भी, मैंने कहा ना सोक्रेटिस ने कहा है क्वेश्चन करना। ठीक है, आंख बंद करके यकीन नहीं करना। कई बार कोई डेट वगैरह शायद मैं गलत स्टेट कर सकता हूँ क्योंकि इंसान हूँ, ह्यूमन एरर हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि गलती ना हो मुझसे। फिर भी एक बार वेरीफाई ज़रूर करना। ठीक है, कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। अपना सब्जेक्ट क्या सिखाता है, तो मुझ पर भी ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये फर्दर स्टैंडर्ड करने के लिए कहा था कि भाई जो भी ये डिफेक्शन करेगा, अदल बदल करेगा, उसे कर देंगे भाई डिस्qualify। ठीक है, उसकी ले लेंगे कुर्सी वगैरह, उसे भगा देंगे। एंड साथ में बैन कर देंगे उसको कोई भी मिनिस्टर बनने से। ठीक है, पूरा टाइम पीरियड। ठीक है, लाइक लाइफ टाइम नहीं होगा, पूरा टाइम पीरियड बैन कर देंगे उसे, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि वो भाई साहब कोई मिनिस्टर ना बन पाए, तो इस तरीके से ना हो वहाँ पर चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। पहले मैं करता हूँ उसे इरेज। और मुझे बाकी यूट्यूबर्स के जैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है कि हाँ भाई साहब दम है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि पता नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो ये कार्टून देखते हैं, कार्टून भी ज़रूरी है भाई। यहाँ पर एक मम्मी अपने बच्चे को पकड़ के लाई है और यहाँ पे नेताजी महफिल में बैठे हुए हैं और उनसे कहती हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से है ना कि रिटायर हो जाओ तुम। तुम्हारी एक्टिविटीज़ को देख के मेरे बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सोचता है कि झूठ बोल के और धोखा दे के बच के निकल जाएगा। एक तरीके से चुटकी ली जा रही है नेताजी पर, ठीक है, पॉलिटिकल सटायर है, मज़े लिए जा रहे हैं। ठीक है, आर के लक्ष्मण जी का बनाया हुआ, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये सार्केज्म है यहाँ पर। तो वही है भाई, पॉलिटिक्स हमने देखा, पॉलिटिशियंस करते हैं, स्कैम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, झूठे वादे बोल कर देते हैं कि इतने रुपए आ जाएंगे, ये कर देंगे। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करती है। ठीक है, क्योंकि स्टिल अभी अपना जो वोटर्स है ना वो उतने इंटेलेक्चुअल वोटर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, लिटरेसी रेट भले ही हमारा 75% के अराउंड आ गया है। ठीक है, अभी शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट सेंसस जो होगी। ठीक है, 2011 के अराउंड तो वही था, 74 पॉइंट समथिंग। बट प्रॉब्लम वो है ना कि वो वाला लाइक जो पॉलिटिकल लिटरेसी की हम बात करें, ठीक है, राजनीतिक समझ की बात करें, वो डेवलप नहीं हुई है। उस इंटेलेक्ट की कमी हमें महसूस होती है। तो इसीलिए वोट खरीदे भी जाते हैं, बरगला के भी वोट ले लिए जाते हैं, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। आज भी वोट बैंक पॉलिटिक्स देखने को मिलती है हमें। तो अब इसे साइड में रखते हुए यहाँ पर आते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर। कुछ लाइक आपको बहुत सारी वजह होंगी, आप भी बोलते होगे कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है, पॉलिटिक्स तो बुरी चीज़ है, घटिया चीज़ है। घर वालों को भी बोलते हुए सुनाई दिया होगा। कोई ज़्यादा चालाक बन रहा होता तो उसको बोला था तो भाई पॉलिटिशियन है, नेता है, पॉलिटिक्स करता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका असर है हमारी लाइफ पे, एंड इसीलिए हम इससे दूर नहीं हो सकते। दैट्स वाई मैंने प्लेटो को कोट किया था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है इन्हें, एंड आप कहोगे कि भैया फादर ऑफ द नेशन ये वर्ड जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है हाल के टाइम में। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। बर्थ एंड की डेथ एनिवर्सरी तो आपको पता ही है। ठीक है, 2 अक्टूबर एंड 13 जनवरी। नाथुराम गोडसे ने 1948 के अंदर इनको मार दिया था फायर करके। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे हम उस बात पे। ठीक है, यानी फादर ऑफ द नेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने कहा था। तो नेताजी जो थे, नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोला था फादर ऑफ द नेशन जब वो अपनी आज़ाद हिंद फौज को, हमारी आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे, एक रेडियो संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, अब महात्मा गांधी भारत कब आए पहले, अब अफ्रीका से, तो 1915 में आए। ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो उन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया, सत्याग्रह पहला, वो चंपारण में था। चंपारण कब, 1917। ठीक है, 3 मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट्स लेड करे थे महात्मा गांधी ने। एंड वो कौन से थे, पहला तो अपना था नॉन कॉपरेशन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, तब 1920 से 22 ये चला इसका टाइम पीरियड। चोरी चोरा कांड हुआ काफ़ी ज़्यादा फेमस। वहाँ पर एक चौकी के अंदर आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने देखा कि वो वायलेंट हो गया है उनका मूवमेंट, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। ठीक है, बाद में इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, किस तरीके से जो उस टाइम पे दूसरे लीडर्स थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था आगे, तो लग रहा था कि अंग्रेज़ चले ही जाएंगे, काफ़ी जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। देन तो दूसरा जो मेजर इन्होंने करा वो यहाँ था सिविल डिसोबीडियंस था। अब ये पेन टैबलेट अच्छे चल नहीं रहा। ठीक है, ओबीडियंस यहाँ था ये 1930 to 34 शायद। ठीक है, वेरीफाई कर लेना, मैंने अगेन बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला 1930 to 34, एंड इसके बाद था क्विट इंडिया 1942। तो असहयोग आंदोलन और ये सिविल डिसोबीडियंस था, ये था कि मतलब सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन, और इसका देख लेना हिंदी में क्या, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 फेमस मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, जो गांधी जी ने लेड करे थे। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है,
ये मेंटोर थे गांधी जी के, ठीक है, उनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल मेंटर या पॉलिटिकल टीचर की बात करें तो वो माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो यहाँ से इस चैप्टर से ये था। तो गांधी जी ने भी यहाँ पे कहा था कि वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। तो आप पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते, ठीक है, आप इससे कितना भी परेशान हो जाओ, कुछ भी बोलो। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे कोट करा है, महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। तो भाई सांप के जैसे जकड़ा हुआ है राजनीति ने हमें, और हम बस इससे लड़ सकते हैं, ठीक है, बाहर निकलने के लिए, बट हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अब पॉलिटिक्स, वो जैसी बात है पहले पूछा गया हमें, तो अब समझ गए होंगे पॉलिटिक्स क्या है। तो जितने लोग हैं उतनी ही पॉलिटिक्स की डेफिनेशंस है, डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फोर्थ पेज पे आ गए हम, ठीक है। मैंने कुछ अंडरलाइन करके रखा हुआ था मेरी बुक के अंदर। तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ये यहाँ पे देखना है। यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने पूछा था ना कि गवर्नमेंट करती क्या है वो सारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट डिटरमाइन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger a people's life and security। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा अभी ट्रम्प टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर एक सरकार आई, तो उसके चलते क्या हुआ कि ग्लोबल जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो रहा है, वहाँ के लोगों पे भी इसका असर हो रहा है, चीज़ें महंगी हो गई है। अब कल को सरकार टैक्स लगा दे किसी चीज़ पे अननेसेसरली, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अफेक्ट करती है। और अगर वो अच्छी पॉलिसी होंगी, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बना के देंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, देन हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एक एसेट में बदल पाएंगे। अदरवाइज एक लाइबिलिटी बन जाएगी हमारी पॉपुलेशन जो है, वो प्रोडक्टिविटी होगी नहीं उसके अंदर, दैन फिर प्रॉब्लम होगी, क्राइम बढ़ेगा, जॉब्स नहीं होंगी, दैन ईजी मनी की तरफ लोग भागेंगे। एंड ईजी मनी क्या है? क्राइम के थ्रू, कि बैंक लूट लो, किडनैप कर लो, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो सब है, प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बच पाएँ। तो इस चैप्टर के इस पार्ट में यही सब है। अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड यार, अब आते हैं फिफ्थ पेज पर, और इसे करता हूँ मैं थोड़ा इरेज। दैन यहाँ पर बात होगी बहुत सारे लोगों के बारे में, ठीक है। अब यही आ गया, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमने बोला कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भाई गवर्नमेंट की टाइप्स, गवर्नेंस के टाइप, कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, वही पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, ये सब, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड फिर अब हम वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके नाम से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, उनके दरबार में थे, ठीक है, या बोल सकते हैं उनके टीचर थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य उनके पीएम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक बुक है काफ़ी ज़्यादा फेमस, अर्थशास्त्र बोला जाता है उसे, ठीक है, जिसके अंदर वो स्टेट एंड कैसे स्टेट को गवर्न करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सप्त राज्य का, स्टेट का सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। सप्तांग लाइक वो स्टेट के 7 पार्ट्स बताते हैं, ठीक है। फोर्ट है, आर्मी है, मिनिस्टर है, ठीक है, पनिशमेंट, ये सब इस तरीके के 7 पार्ट्स बताते हैं चाणक्य।
अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया एरिस्टोटल का नाम देखने को मिलता है। भाई फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बता चुका हूँ भाई। ये बंदा खास इसीलिए है, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, क्योंकि इसने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा। कितने? 158। कहाँ से था? ग्रीक, एथेंस। ठीक है। एंड स्टूडेंट था प्लेटो का। ठीक है। बुक लिखी द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है। एंड एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था लेसियम। अब एक क्या करते हैं, एक टीचर जो फेमस हो जाता है, अ, वो अपना इंस्टीट्यूट खोल देता है। ऐसे समझ सकते हो। तो एक इंस्टीट्यूट था, ये इस्टेब्लिश किया गया एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है। एथेंस में थे, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये दोनों टर्म यूज होती है फॉर एरिस्टोटल। ओके। अब यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, अगला नाम हमें देखने को मिल रहा है जीन जैक्स रूसो। तो भैया ये बंदा हुआ तो था पैदा जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पर है? बहुत सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे रहे हैं। ठीक है। जिनेवा कॉन्वेंशन हुई, ये सब है ना काफ़ी फेमस। और जिनेवा काफ़ी चीज़ों में नाम घूमता है। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में है। अगेन वेरीफाई कर लेना। ठीक है। तो जी जो इसको बोला जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। कि इसके आइडियाज़ के बेसिस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई वहाँ पे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई? 1789। ठीक है। स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। आध्यात्मिक पिता इसका फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है। ये था रूसो। इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। ठीक है। इसकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई सोसाइटी में स्टेट कैसे आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है। ये बात करता है जनरल विल की। ठीक है। सामान्य इच्छा। ओके। एंड किस लिए सामान्य इच्छा? कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना। एंड ये फोकस करता है इक्वालिटी के ऊपर। रूसो का फोकस किस पे था? इक्वालिटी के ऊपर। इसकी किताब भी थी एक। ठीक है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, किताब का नाम था डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। अब ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, या पढ़ रहे हैं हम साथ में बैठ के, वो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि ये हमारा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड या पॉलिटिक्स से कुछ भी आ जाए, वो हम आंसर कर पाएँ। ठीक है। तो जैसे जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी देख सकते हैं। CUT मास्टर्स के भी लिए भी देख सकते हैं, एंड PG के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया जीन जैक्स रूसो की बात होगी थोड़ी सी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा सा एक नाम और है। अगला नाम है कार्ल मार्क्स। मार्क्स भाई, अब ये जर्मन बंदा है। ठीक है। जर्मन है। ठीक है। और इसे बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का पिता। और उसकी थ्योरी को मार्क्सिज्म भी बोला जाता है। ठीक है। ये क्लास स्ट्रगल की बात करता है, कि सोसाइटी पे जो सारी लड़ाई है ना, वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उसको लेके हो रही है। ठीक है। सारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सारे फसाद की जड़ कैपिटलिज्म है। ठीक है। कैपिटलिज्म के फादर एडम स्मिथ को बोला जाता है। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नाम नहीं है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो इनकी कुछ राइटिंग्स है। एक इनकी किताब है दास कैपिटल। ठीक है। ये C है या के से है, शायद के से लिखा था इन्होंने, नहीं C लिख रहा हूँ, दास कैपिटल। एंड एक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये पैम्फलेट थे। ठीक है। लाइक वो बोलते हैं ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये राइटिंग्स हैं मार्क्स की। इनके साथ में फ्रेडरिक एंगल्स और थे। ठीक है। वो एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने साथ में मिलकर मार्क्स के साथ काम करा है। तो यहाँ पर ये बातें हो रही है मार्क्स से रिलेटेड। मार्क्स की राइटिंग्स हो गई, मार्क्स की आइडियोलॉजी की बात हो गई। और यहाँ पे अगला नाम जो हमें देखने को मिल रहा है, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अलग से अपना कोई वाद नहीं दिया, जैसे इज़म है ना ये सबका। जैसे यहाँ पे ये कम्युनिज्म देखने को मिल रहा है, कैपिटलिज्म की हमने बात करी।
तो इस तरीके का महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं दिया, लाइक हम बोल सकते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सोशल जस्टिस के अराउंड घूमती है, ठीक है। महात्मा गांधी की जो बात करें हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, उनकी किताब की बात करूँ तो हिंद स्वराज, पूरा उन्होंने अहिंसा के ऊपर काम करा है। हिंद स्वराज उनकी किताब है, 1909 में वो लिखी थी। वो लास्ट पेज पे हमने महात्मा गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, देन वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो भैया पहले हम बोल सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया नेहरू जी को उनके साथ मतभेद होने पर, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इन्हें, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, उसके हेड थे, चेयरमैन थे। इनके साथ और भी 6 लोग थे, टोटल 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। वो आप ढूंढ लेना कौन कौन से थे, क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है। CUT के हिसाब से देखें तो यही क्वेश्चन आएगा कि अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। और थोड़ी और बात की जाए इनकी इनकी जो राइटिंग्स है, अनाइलेशन ऑफ कास्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट, तो सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने भी काम करा है। एंड इनको और गांधी जी के साथ एक बड़ा काफ़ी मतभेद हुआ था, तो एक पूना पैक्ट निकल कर आया था, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूना पैक्ट 1932। ये 1932 पूना पैक्ट, ये था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में था पूना पैक्ट, जिसपे एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही थी फॉर दी हमारे जो स्केड्यूल कास्ट हैं उनके लिए। एंड गांधी जी कहते नहीं, ऐसा तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा हिंदू रिलीजन, और फिर बाद में कभी भी लाइक वो यूनाइट नहीं कर पाएंगे हम। तो अम्बेडकर अम्बेडकर जी का कहना था कि ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। अंदर से गांधी जी कहते कि हम मतलब दिल बदल देंगे, ठीक है, हृदय परिवर्तन होगा अपर कास्ट का, एंड वो वहाँ पे राइट्स देंगे, वहाँ पर अंदर से सोसाइटी ठीक होगी। बट अम्बेडकर साहब का मानना था कि ऐसा इम्पॉसिबल सी बात हो रही है यहाँ पे। तो इस चीज़ का मतभेद था, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में जाके अपना बैठ गए थे भूख हड़ताल पर। फिर अम्बेडकर साहब उनसे मिले, फिर बात हुई, देन पूना पैक्ट हुआ 1932 में, ठीक है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट इनकी बुक थी, और एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, अम्बेडकर साहब की बनाई हुई। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको बनाना है, बताना है खुद, ठीक है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करी थी अम्बेडकर जी ने, ठीक है, बाद में, क्रिएटेड बाय अम्बेडकर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फिलोसफर्स इन सबको देखा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक नाम शायद मिस हो रहा है यहाँ से मुझसे, ओके, हिंद स्वराज का यहाँ पर जिक्र मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रियम्बल का भी जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो प्रियम्बल का भी मैं बता देता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी वो जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पे आएंगे ना, देन देखेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये नेहरू जी के द्वारा लेके आया गया था दिसंबर 1946 में। तो उसके बेसिस पे हमारा प्रियम्बल रेडी हुआ एंड उसको वहाँ पे शामिल किया गया, ठीक है। अब एक नाम मिस हो रहा है यहाँ पे, यही रहा है यहाँ पे, प्लेटो, ठीक है। प्लेटो, अब एरिस्टोटल के बारे में बात कर ले। जो प्लेटो है यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। प्लेटो, ये टीचर थे एरिस्टोटल के, ठीक है। और एरिस्टोटल पता है किसके टीचर थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान बोलते हैं, उनके गुरु थे अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल तो भाई सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो। सोक्रेटिस की डेथ के बाद 11 साल के लिए इन्होंने एथेंस को छोड़ दिया और वापस आके एक इंस्टीट्यूट खोला, अकेडमी, ठीक है। लेसियम किसने खोला? एरिस्टोटल ने खोला। और अकेडमी किसने खोला? प्लेटो ने खोला। एंड उसके गेट पर लिखा हुआ था कि जिसको मैथ नहीं आता वो अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो देख लो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। एट द एंड पढ़ना पड़ेगा जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए निकलोगे। आपने उससे पीछे छुड़वाने के लिए आर्ट्स तो ले ली, ठीक है, बट बाद में वो परेशान करेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि जब आपको थोड़ा टाइम मिले तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने बैठ जाएं। 6 to 10 तक की NCERTs करें, 8 to 10 की कर लें, 2 क्लासेस काफ़ी है, मतलब 8, 9, 10 इनकी NCERT करेंगे तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
मैथ्स की एकेडमी खोली एरिस्टोटल ने, सॉरी प्लेटो ने। एरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो। और ये जो भाई साहब है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, ठीक है। इनकी एक बुक थी द रिपब्लिक, आगे बात करेंगे क्यों थे। बुक इंपॉर्टेंट है, बुक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी थी। द रिपब्लिक थी यहाँ पे प्लेटो की बुक, ठीक है। और कौन से एकेडमी, इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करा था, वो था एकेडमी। एंड इसके अंदर वो बात करते थे फिलोसोफर किंग की। फिलोसोफर किंग की भाई 50 साल मेहनत करके पढ़ के आएगा हमारा फिलोसोफर किंग, और जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरीके का सुप्रीम पावर होगी, क्योंकि इतना पढ़ लिख के आया तो ये करप्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा मानना था हमारे प्लेटो साहब का। द रिपब्लिक में उन्होंने अपना स्टेट की थ्योरी दी थी। तो वहाँ पे फिलोसफर किंग की बात करते हैं। एंड बात करते हैं कि भाई जो फिलोसफर किंग होगा ना इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना इसकी शादी होगी, ठीक है। वो पत्नी पत्नी नहीं होगी, बट हाँ इसके लाइक ये रिलेशंस होंगे, बच्चे जो होंगे ना इससे जो पैदा, वो स्टेट के बच्चे होंगे। और उसको इसलिए इनसे दूर रखा गया है, नहीं तो इसका लाइक मोह हो जाएगा उनमें, लाइक आप बोल सकते हो कि कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और फिर बाद में ये उनकी इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत डिसीजन ले सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे करा गया वाइफ्स का कम्युनिज्म, ठीक है, पत्नियों का साम्यवाद। फिलोसफर किंग के लिए किसने, प्लेटो ने ये सब बनाया। तो एरिस्टोटल भाई तंग आ गया लास्ट में। एरिस्टोटल ने बड़ा क्रिटिसाइज करा अपने गुरु को, यार ये क्या क्या बक रहा है बंदा, ठीक है। तो बाद में अपनी राइटिंग्स में एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज करा प्लेटो की थ्योरीज को। इनका यही चल रहा था, प्लेटो ने अपने टीचर सोक्रेटिस को क्रिटिसाइज करा बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। और एरिस्टोटल ने अपने गुरु प्लेटो को क्रिटिसाइज करा। तो अब आगे चलते हैं ये सब इरेज करके। तो यहाँ पे हमने देख लिया पॉलिटिकल थ्योरी, मेजर मेजर चीज़ें यहाँ पर क्या है, ठीक है। कुछ हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कुछ थिंकर्स, कुछ फिलोसफर्स, उनके बारे में देखा, ठीक है। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी समझ बेहतर हो सके, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को लेके। अब नेक्स्ट पेज पे चलें, सिक्स। ये ज़्यादा अब तो है ना, लाइक उतना बचा नहीं है, ये कवर मैं कर दूंगा इसे जल्दी जल्दी, ठीक है। जब पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़, ये आ गई यहाँ पे बात। Ideas, principles that shape constitutions, governments, and social life in systematic manner. It clarifies the meaning of concepts जो है such as freedom, equality, justice, democracy, secularism and so on. ठीक है, ये सारा ये बात कर लेना हमने कि सिस्टमेटिक स्टडी है आइडियाज़ की और वो सब। तो वही चीज़ें यहाँ पर घुमा फिरा के पूछी जा रही है, ठीक है, मतलब बताई जा रही है। वही कह रहा हूँ, अब तो ये जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। Can you identify the political principle values which is in application in each of the following statement situations? I should be able to decide which subject I want to study in school. तो भाई ये फ्रीडम को दिखाता है कि मैं फ्री हूँ ना चूज़ करने के लिए मुझे क्या पढ़ना है। आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, आपने चॉइस में पॉलिटिकल साइंस लिया, अदरवाइज़ आप इसके जगह हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या कोई और भी सब्जेक्ट जो आपको ऑप्शन में दिया गया वो पढ़ सकते हैं, सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड। तो जाहिर सी बात है ये इक्वालिटी को दिखाता है कि सब इक्वल है हम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ। ये भी इक्वालिटी को शो करता है। माइनॉरिटीज कैन हैव देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ये यहाँ पे क्या है, ये फ्रीडम को शो करता है कि वो फ्री है अपने लिए इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। ये कल्चरल राइट है उनका, उसको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फॉरनर्स हु आर विजिटिंग इंडिया कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शंस। तो ये सही बात है भाई कि यहाँ पे हम अपने जो लॉ है, अपना रूल एंड रेगुलेशन है, उसको लेके चलेंगे। यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड है ये वाला राइट, ये जो वैल्यू है, ठीक है। ये सिटीजन्स को है ना हमारे यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे देयर शुड बी नो सेंसरशिप ऑफ मीडिया ऑन और फिल्म्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगेन वही आ रहा है, फ्रीडम से आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी कंसल्टेड वाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शंस। तो यहाँ पे ये उनकी इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ना एक ही इंसान को, लाइक डिसीजन मेकिंग में सबको कलेक्टिवली लेके चलना है वहाँ पे, ठीक है। एवरीवन मस्ट ज्वाइन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे नेशनलिज्म को शो कर रहा है, ठीक है। नेशनलिज्म भी इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम सबको इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे। फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें थी उनसे उनसे आप समझ पाए होंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम कैसे देखेंगे चीज़ों को,
अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बात करी गई है कि भाई द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड। अब क्या है कि इवॉल्व होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, हमारे हम बोल सकते हैं कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं, ठीक है, या जो हमारे देश के निर्माता हैं, हम सब लोग हैं, ठीक है। एंड उस टाइम हम सब लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। हमारे भी आप उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो उस टाइम पे जो सिनेरियोज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस थे, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई उनको टैकल करने के लिए। एंड साथ में ये गुंजाइश भी छोड़ी गई कि फर्दर इन फ्यूचर कभी नीड पड़े देन वहाँ पे अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न था। तो हमने देखा कि इवॉल्व होती हैं चीज़ें, थॉट्स इवॉल्व होते हैं, थ्योरी इवॉल्व होती है, इवॉल्व हो रही ना चीज़ें। तब इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी आज एडवांस है, देन यहाँ पे वो सारी बात उसी की हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब उन बदलते सिनेरियो में बदलते लॉज आ रहे हैं ना, राइट टू प्राइवेसी आया, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आया, राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 है हमारा, जो मल्टीपल चीज़ों को, आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट टू प्रॉपर्ट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ के अंदर आपको लाइवलीहुड का अधिकार है, ठीक है, कि काम धंधा आप कर पाएँ। दूसरी चीज़ आपके पास साफ़ हवा, पानी, ये सब, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं उसको मिलनी चाहिए आपको, वो स्टेट मेक श्योर करे कि आपको मिल रही है, ठीक है। हेल्थ केयर का एक्सेस, ये सब पार्ट है उसका, तो ये मिलना ज़रूरी है। ओके, ये अंडर आर्टिकल 21 है सारी चीज़ें। अब अगर मैं यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं, तो अभी जैसे राइट टू एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है, 86th अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है काफ़ी बार। राइट टू एजुकेशन ये कब ऐड करा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट तो 2009 में हुआ था, बट ये बंद 2002 में गया था। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86th अमेंडमेंट, जिसके चलते जो हमारा डी पी एस पीज़ हैं उसके अंदर भी अमेंडमेंट आया था, ठीक है, जिससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। वो जब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो मैं उसको लेके चलूँगा, तो साथ में एक पेज बना रहेगा, ठीक है। अभी मैं इस चैप्टर को रैप अप करता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा, विद इन 5 मिनट से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर कुछ बचा है नहीं अभी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे एक डायलॉग देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे सोक्रेटिस का, ये क्वेश्चन, अभी यहाँ पे प्लेटो की बात आ गई फिर से। तो प्लेटो ने क्या करा, जब उसके टीचर सोक्रेटिस की डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी किताब जो लिखी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए, ठीक है। सोक्रेटिस का एक कैरेक्टर बनाया, एंड साथ में क्या है कि उनके बीच बात हो रही है, डायलॉग दिखाया गया सोक्रेटिस एंड सिफेलिस के बीच में, जो दोस्त हैं बैठ के बात कर रहे हैं। एंड बात किस पे कर रहे हैं? जस्टिस पर बात कर रहे हैं, कि जस्टिस क्या है, उस पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सोक्रेटिस अपने लाइक रीजंस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आते हैं। तो मेन कोर क्या, जस्टिस है। बुक है द रिपब्लिक, लिखी किसने है? प्लेटो ने लिखी है। एंड जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे सोक्रेटिस है, ठीक है। एंशियंट ग्रीस के अंदर सिटी ऑफ एथेंस है, ठीक है। ये वाइजेस्ट मैन थे वहाँ पे सोक्रेटिस, उनके बारे में बात हो रही है सारी, ठीक है। बाद में उन्हें पॉइजन दे दिया गया, वो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जो पॉपुलर बिलीव्स थे उनको चैलेंज कर रहे थे सोक्रेटिस वहाँ पर। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, ये यहाँ पे, बट ये मैं कहूँगा ये डायलॉग्स आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है, ये हर पेज पे आएंगे। एंड ये सब वीडियोस देखने से बढ़िया, मतलब देखना तो सही है, बट साथ में चैप्टर पढ़ना मस्ट है। एंड पिछले पेज पे एक वर्ड था, नेटिजन्स, ये पूछा जा सकता है क्या है। तो जो इंटरनेट यूज़र्स है ना, उन्हें नेटिजन्स बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राइट टू लाइफ के अंदर एक दिन राइट टू इंटरनेट भी ऐड कर दिया जाएगा, जिस तरीके की चीज़ें जैसे इंटरनेट एक इंटीग्रल पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, उसको देखते हुए, ठीक है। तो इसे अब स्किप करके थोड़ा आगे चलते हैं। पेज नंबर 12, या सॉरी,
तो ये यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 to 6 मार्क्स में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा इसको यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस को क्यों पढ़ना चाहिए हमें। हम बात कर सकते हैं कि प्रोफेशन के लिए, एक तो कि अगर हमें प्रोफेशनल एक फील्ड में जाना है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, लाइक हम कोई जर्नलिस्ट बनना, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या एक कोई रिसर्चर बनना चाहते हैं, ठीक है, या हम खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहते हैं, देन वहाँ पे एज अ प्रोफेशन हमें पता होना चाहिए आइडियोलॉजीज़ के बारे में, वो सब। ठीक है, एंड साथ ही क्यों कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए हमारे राइट्स को एक्सेस करने के लिए पूरा, कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, हमें अगर समझेंगे ना बेटर, एक हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसको हम वहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, वो सारा यहाँ पे आप एक सिटीज़न बनोगे। ठीक है, कैसा सिटीज़न, एक विजिलेंट सिटीज़न, सतर्क, एक विजिलेंटे सिटीज़न, वहाँ पे आप रोल प्ले करोगे। गवर्नमेंट अगर एक ख़राब गवर्नमेंट है ना, तो वो आपको सब्जेक्ट बनाना चाहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो अभी एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो वाला सब्जेक्ट नहीं है ये वो सब्जेक्ट है कि आपको वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, एक आपके पास कोई राइट्स वगैरह नहीं होंगे, आपको सत्ता की सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो हमें सब्जेक्ट नहीं बनना है, हमें सिटीज़न बनना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का, कि हम एक सिटीज़न बने, एक अच्छे सिटीज़न बने। एक अच्छा सिटीज़न वो होगा जो अपने राइट्स को जानता है, अवेयर है उनको लेके, एंड वो एक चेंज लेके आएगा, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा सोसाइटी में। ठीक है, हर किसी को अपने वोट की वर्थ पता हो और वो अच्छे से उसे यूटिलाइज करे, अच्छे कैंडिडेट्स को चूज़ करे। देन वहाँ पे क्या होगा कि अच्छे लोग आएंगे गवर्नमेंट के अंदर, अच्छी पॉलिसीज़ देखने को बनेंगी, अच्छा काम होगा। ओके, एंड यहाँ पे फिर हम कैसे करते हैं डिबेट वगैरह में, हम जैसे बात है, अगर हमने यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की समझ है, हमें आइडियोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स पता है, देन हम डिबेट वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो। ठीक है, वो प्रोफेशन का पार्ट आ जाता है यहाँ पर। और फिर आपको इससे क्या होगा, पढ़ने से एक रैशनल आउटलुक मिलेगा। ठीक है, एक खुले दिमाग के साथ आप चीज़ों को देख और समझ पाएंगे। ठीक है, आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ भी चीज़ है वो आपको लाइक ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर आएगी। ठीक है, निकल कर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ यहाँ पर है, मेरे को एक वर्ड देखने को मिल गया, मिड डे मील्स। इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं। तो फर्स्ट मिड डे मील्स की जो शुरुआत हुई थी ना, 1956 में हुई थी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे सीएम थे के कामराज। अब जो 12th क्लास में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, तो के कामराज को हम बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, जो 12th के बच्चे देख रहे होंगे। ठीक है, कामराज प्लान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो 1956 के अंदर तमिलनाडु में के कामराज ने इसकी शुरुआत करी थी। बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक मैंडेट देती है। ठीक है, परमादेश मैंडमस रिट्स हम पढ़ेंगे, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे ना, देन हम उसमें सुप्रीम अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आएंगे, देन हम वहाँ पे रिट्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 के अंडर इशू की जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड अंडर आर्टिकल 26 बाय हाई कोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे 2001 में मैंडेट दिया कि भाई सभी स्टेट एंड यूटी अपने वहाँ पे मिड डे मील स्कीम की शुरुआत करें बच्चों के लिए। ठीक है, प्राइमरी तक के बच्चों के लिए। अब इसका हाल फिलहाल में नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, ये पोषण जो है पोषण शक्ति निर्माण ऐसे करके यहाँ पर पीएम पोषण स्कीम बन चुकी है, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, यहाँ है ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, माउस का यूज़ करता हूँ, जल्दी होगा। सेकंड में इरेजर से इरेज कर दूँ ये सब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आया है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भाई नहीं समझ में आया है, ये बता दो हमें।
ठीक है, तो चैप्टर को एंडिंग पे लेके जाते हैं, सारी चीज़ें वही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, पॉलिटिक्स इज मोर देन पॉलिटिशियंस टू। तो भाई इस बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि पॉलिटिशियंस जो करते हैं वो ठीक है, एक पार्ट है, सिर्फ पार्ट है पॉलिटिक्स का, बट उसे कंप्लीट हम पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं जो उसका पार्ट है। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं वो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे विजिलेंट सिटीजन्स आर मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब आप एक विजिलेंट सिटीजन हैं, आप अवेयर अपने राइट्स को लेके, देन आप आरटीआई का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी आरटीआई में भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कुछ ठीक है, नया जो लॉ आ रहा है वो यहाँ पे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेगा आरटीआई के अंदर। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का वीडियो भी शायद मैं बाद में लेके आ सकता हूँ जो हेल्प करेगा आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीयूईटी के अंदर। देन जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जो मेजर प्रोविजंस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, वो सब भी हम देख लेंगे कभी। इनवर्ट पे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल यूजफुल फॉर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक दैट अ गुड कन्विंसिंग आर्गुमेंट कैन गो, ये इतना खास क्वेश्चन लगा नहीं मेरे को। डू यू थिंक स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक टू स्टडी, इसे हटाओ, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मेरे को। ठीक है, आप यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे देन आपके पास चैप्टर की एक बेटर समझ आ जाएगी, देन कुछ भी क्वेश्चन पुट किया जाए आप आंसर कर पाओगे। तो ये वीडियो था, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।